सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई कैसी चल रही है बच्चों? क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग एवरीवन। सॉरी फॉर द डिले, एक्चुअली छोटी सी परेशानी थी, उसकी वजह से दिक्कत हो गई है। तो आप सभी का स्वागत है लेडीज एंड जेंटलमैन। आप सभी कैसे हैं? सब ठीक हैं? चलिए, तो एक अगले प्रैक्टिस सेट पर हम काम करना शुरू करते हैं। आज 10 मिनट लेट हो गए हम सारे प्रोसेस को छेड़ने में, और दिस इज द री एग्जामिनेशन ऑफ CGL सोल पेपर 2013 सेट नंबर 14। सो लेट अस हैव द क्वेश्चन व्हिच इज एंटोनिम। आप लोगों को बताना है। इंडिक्ट को एंटोनिम बताएं जरा फटाफट से। इंडिक्ट का मतलब होता है जब आप किसी पर आरोप लगाते हैं, ठीक है। इंडिक्ट का मतलब होता है जब आप किसी पर आरोप लगाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आरोप लगाने से मुक्त करना किसी को, उसे हम कहते हैं एक्स ऑनरेट, ठीक है ना जी। एक्स
ऑनर एट, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी एक्स का इनफैक्ट मीनिंग होता है आउट, ठीक है ना जी, फाइन। एक्स का इनफैक्ट मीनिंग होता है आउट, ठीक है ना, जैसे इंटरनल इनसाइड हो गया, एक्सटर्नल आउटसाइड हो गया, ठीक है ना, फाइन। तो एक्स ऑनरेट का मतलब जिस इंसान का सम्मान जो था आपने उसे वापस दे दिया, तो ये इसका बेसिकली सिनोनिम नहीं एंटोनिम बन जाता है, फाइन। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पर काम करते हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है आपने, दोष मुक्त करना इसे हम हिंदी में कहते हैं। वाइगोरस एक हमारे सामने शब्द है और डोसाइल एक शब्द हमारे सामने है। वाइगोरस का मतलब होता है जब आप किसी में पूरी ताकत लगाते हैं, किसी काम में पूरा फोर्स लगाते हैं, पूरी जान डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं हम वाइगोरस, ठीक है जी। चलो अब वाइगोरस के अगर एंटोनिम की हम बात करते हैं तो वो हो गया हमारे सामने फीबल, कमजोर, ठीक है ना जी, यानी कि जो जान नहीं डालता, वो जो डर के भागता है। डोसाइल हम कहते हैं वो इंसान जो दब्बू होता है, जो दबता है किसी से, ठीक है ना जी। तो इसके लिए हम लोगों ने कौन सा तैयार किया, स्टबॉर्न, जो जिद अपनी पेश करता है, ठीक है जी, जो अपनी जिद पेश करता है यानी कि अपनी बात पर अडिग रहता है, उसे स्टबर्न कहा जाता है, जिद्दी इसे हिंदी में कहते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द टू स्टेट्स ट्राइड टू एनफोर्स अ ट्रीटी व्हिच वाज अ डेड लेटर, ठीक है। क्वेश्चन पर अगर हम काम करते हैं तो यहाँ पर आपको इडियम फ्रेज का मीनिंग बताना है। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द टू स्टेट्स ट्राइड टू एनफोर्स अ ट्रीटी व्हिच वाज अ डेड लेटर। डेड लेटर का मतलब क्या हुआ, जिसका कोई अर्थ ही ना रहे, ठीक है ना, जिस चीज का कोई अर्थ ना रहे, इसका मीनिंग मुझे बताएं जरा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम मीनिंग देखते हैं तो इसका मतलब सर वेल थॉट आउट नहीं, नो लॉन्गर रिलीवेंट एटसेट्रा, नो लॉन्गर इन फोर्स, यानी कि जो चीज अब जिस बात में कोई ताकत नहीं रही, ठीक है ना, जिस बात में कोई ताकत नहीं रही, जो चीज एग्जिस्टेंस से परे चली गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की बात करते हैं। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द किडनैपिंग शी बिकेम अफ्रेड ऑफ हर ओन शैडो, ठीक है जी। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान से समझने का काम करें। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द किडनैपिंग शी बिकेम अफ्रेड ऑफ हर ओन शैडो, कोई इंसान अपनी परछाई से भी अगर डर जाता है तो एक्चुअल में उसका क्या मीनिंग कन्वे किया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी नर्वस एंड इजीली फ्राइटेंड। सेंटेंस के मीनिंग पर भी ये चीज समझ में आ रही है, सेंटेंस के मीनिंग पर भी ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन 6 पर देखते हैं। टू बी फेयर एंड स्क्वेयर, इसका मतलब होता है बच्चों ऑनेस्ट। ये जरूर याद रखना, ये आप लोगों को कल को डिस्क्रिप्टिव वाले टेस्ट में जब आप देखोगे तो उसमें भी ये काम आएगा। फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब होता है ईमानदारी से। प्रश्न संख्या 7, शी जस्ट नीड्स 40 विंक्स इन ऑर्डर, 40 विंक्स टू इन ऑर्डर टू बी एबल टू वर्क ऑल नाइट। विंक हम कहते हैं आंख मारना। आपने कभी किसी को आंख मारी है? जैसे आपके सामने कोई खूबसूरत सी मतलब गाड़ी जा रही है तो आप अपने दोस्त की तरफ ऐसे करते हैं, है ना, इसे हम कहते हैं विंक। हो लड़की आ आ आ आ आंख मारे। Someone's help, short nap, take a stroll, a little cooperation. नैप का मतलब नींद होता है। क्वेश्चन 8 पर काम कर लेते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 पर काम करते हैं। द मिनट शी अराइव्ड एट द ऑफिस, जैसे ही वो इंसान ऑफिस में पहुंचता है, शी वाज गिवन पिंक स्लिप। पिंक स्लिप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर ने पूछा है, ठीक है ना जी। तो बेसिकली ये एक लेटर होता है जब किसी इंसान को ये सूचना दी जाती कि भैया अब आपकी नौकरी गई, ठीक है जी, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर काम करते हैं। क्वेश्चन 9, 10। क्वेश्चन 9 और 10 को देखते हैं। ही इज एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग, ठीक है जी। तो क्वेश्चन 9 के अंदर बहुत सिंपल सवाल है। अक्सर हम हिंदी में भी ये बात कह देते हैं, अक्सर हम हिंदी में भी ये बात कहते हैं, वह कक्षा में अनुपस्थित है। अगर वो इंसान अनुपस्थित है तो कक्षा में कैसे हुआ, है ना, में का मतलब तो अंदर है, ठीक है ना जी। इसीलिए हम अक्सर इन लगाने की गलती करते हैं। एब्सेंट के साथ
एब्सेंट के साथ हम हमेशा फ्रॉम का यूज करते हैं जब ये एब्सेंट एक एडजेक्टिव की तरीके से यूज होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी एब्सेंट को एक वर्ब की तरह यूज किया जाता है तो ये हमेशा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करता है। जैसे मैं अगर कहना चाहूं ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, उस इंसान ने अपने आप को कक्षा से दूर रखा। ठीक है जी। तो ये दोनों क्वेश्चंस तैयार रखना, एडजेक्टिव की तरीके से सीधा फ्रॉम, और अगर एक वर्ब की तरह है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिए बगैर अपना आंसर ठीक नहीं। ये कई बार इंप्रूवमेंट में देखने को मिल जाता है। तो इस सेंटेंस में कायदे से कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है। शीतल हैज जस्ट गोन टू हर फैमिली इन मुंबई। देखो आप एक बात, सिंपल सी बात समझना, जब हम जस्ट की बात करते हैं तो ये रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन बताता है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो यहाँ गोन टू हर फैमिली, कोई दिक्कत ही नहीं है। फैमिली का मतलब फैमिली के प्लेस पर वो लोग गए हैं, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर काम करते हैं। क्वेश्चन 11-12 पर जरा मेहनत कीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन 11, द मैन हु हैड जंप्ड इनटू द लेक मैनेज्ड टू स्विम अशोर। देखो बेटा, इस अशोर को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये अशोर अपने आप में एक एडजेक्टिव है। ठीक है जी, शोर अपने आप में एक नाउन है, किनारा जिसे आप कहते हैं। अशोर की अगर हम बात करते हैं तो ये मिलकर अपने आप में एक एडजेक्टिव बनता है। ठीक है, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव बनता है, अशोर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, द मैन हु हैड जंप्ड इनटू द लेक मैनेज टू। अब यहाँ पर बेसिकली कोई परफेक्ट की कैटेगरी नहीं है, क्योंकि ये पास्ट ज्यादा नहीं है। ये एक सीक्वेंस बताने की बात है कि जो इंसान जिसने जंप में, लेक में जंप किया, वो बेसिकली किसी तरह बचकर निकल गया। यहाँ पर परफेक्ट बनाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। आई एम वर्किंग ऑन माई असाइनमेंट सिंस मंडे। ये तो देखो, सिंस या फोर का जब आप जिक्र देखते हो तो टेंस का सीधा सीधा यूज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पर चला जाता है। तो यानी कि ये आपके सामने क्या कहने की कोशिश हुई, आई के साथ हैज हम यूज नहीं करेंगे ना भाई, हाँ या ना। तो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, तो मजबूरन हमें इस पर मार्क करना पड़ गया और कुछ भी नहीं बचा हमारे सामने, क्योंकि आई के साथ तो हैव यूज होना है, मजबूरी है हमारे सामने सी फॉर चाइना पर मार्क करना। क्वेश्चन 13-14 पर काम करें, क्वेश्चन 13-14 पर काम करें। 13-14 पर मार्क करें। बनाओ बेटा बनाओ। क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। हिज जर्नी,
दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। हिज जर्नी टू श्रीलंका वाज ऑफिशियल विद नो फ्रिल्स अटैच्ड। नो फ्रिल्स का मतलब क्या होता है? इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं, नो पंप एंड शो, यानी कि बिना किसी शोबाजी के, बिना किसी तमाशे के। ठीक है ना जी। तो इसका मतलब क्या समझ में आता है? बिना किसी तमाशे के बात कही तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, उसकी ट्रिप अगर ऑफिशियल थी तो लोगों के सामने दिखावा नहीं था। और बास्केटबॉल टीम प्ले 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 क्यों कहा जा रहा है भाई साहब? लास्ट फ्राइडे की बात है तो पास्ट का स्पेसिफिक बातचीत हो गई है, तो प्लेड कहना सेंसिबल है। प्लेड अपने आप में एक वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए ये अपने आप में एडवर्ब बिल्कुल सही है। प्लेड के साथ आप बैड यूज नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए बैड तो एक एडजेक्टिव है, ये तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ही गलत हुआ। तो यही आपके सामने ज्यादा बेहतर है। प्लेज बैडली इसलिए हमने यूज नहीं किया क्योंकि बात कही है लास्ट फ्राइडे की, यानी कि ये तो बात पास्ट की चली गई है ना बच्चों। तो चलो क्वेश्चन 15 को देखते हैं। प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू सेंड योर लेटर एट माय एड्रेस। ठीक है जी, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पर आप काम करके दिखाओ बेटा। प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू सेंड योर लेटर एट माई एड्रेस। ठीक है जी। अब आपको एक प्रेपोजिशन की बात कही थी, जब हम इस एट प्रेपोजिशन की बात करते हैं तो एट हम हमेशा किसके लिए यूज करते हैं? लोकेशन के लिए, और लोकेशन में माई एड्रेस बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि ये बात अपनी जगह करेक्ट हो गया। जैसे इसी को लेकर एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, आई मेट रवि ब्लैंक CCD। तो क्या फिल करना चाहिए? सोचकर समझकर बताओ जरा। है जी। तो आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन की अगर बात करते हैं तो पर्टिकुलर लोकेशन के लिए एट का आपने जिक्र किया। ठीक है जी। क्वेश्चन 16 को देखते हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन। आप अगर इसकी बात करते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, मैंने आप लोगों को कुछ फ्रेजेस लिखवाए थे। सबसे पहले तो एक बात आपको याद आती होगी कि प्रेपोजिशन के बाद हम हमेशा जेरेंड को यूज करते हैं। भाई कुछ याद आया बच्चों? बताई गई थी ये बातचीत, हाँ या ना? प्रेपोजिशन के बाद आप हमेशा जेरेंड का यूज करते हैं। प्रेपोजिशन के बाद अगर जेरेंड का आप यूज करते हैं तो ये आपके सामने प्रेपोजिशन की वजह से जेरेंड बिल्कुल सही है, यानी कि इस लिखी हुई बातचीत में कोई भी एरर नहीं है। ये वाली लॉजिक्स आपको लिखवाए गए थे। अरे हाँ या ना तो कह दो, नलायकों की फौज। हैं जी। हाँ भाई, बताया गया था भाई। ठीक। अब आगे देख लेते हैं। एक अगला सवाल आता है, आई केम टू स्कूल राइडिंग माई। देखो राइड के साथ तो ओन लिखने की जरूरत पड़ेगी ना भाई, है ना जी। तो क्वेश्चन 17 के लिए करेक्ट आंसर क्या बनाना होगा आप लोगों को? राइट के साथ आप ओन यूज करते हैं, बात खत्म हुई। ठीक है जी। क्वेश्चन 18 पर, आई हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक ट्वाइस। बहुत बढ़िया सवाल है जी। इसके अंदर एक बहुत प्यारा कीवर्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक बहुत प्यारा कीवर्ड आपको देखने को मिलेगा। ऑलरेडी की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा कीवर्ड है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज होता है। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट एक ऐसा टेंस है जो कि ऐसे एक्शन की बातचीत हमें बताता है जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है। इसे हम कहते हैं बच्चों रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। इसे हम कहते हैं क्या चीज? रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है। और ऑलरेडी को जब भी हम रखते हैं, इसे हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में भी रखते हैं, तो इसका मतलब इसमें तो कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी। यहाँ पर ट्वाइस गलत लिखा है और ये भी गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन 19 एंड 20 को देखते हैं। एन एनिमल लिविंग ऑन फिश। जो फिश पर एनिमल जीता है उसे आप क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे आप? हैं जी, पिसीवोर। ठीक है ना जी। कैन बी रेड क्लियरली, जिसे आप बिल्कुल सटीक तरीके से साफ साफ पढ़ सकते हैं, उसे आप कहते हैं क्या चीज? लेजिबल, जिसे आप देखकर पढ़ा चाहे पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, फाइन। इनटेंजिबल का मतलब होता है जिसे छुआ ना जा सके। टेंजिबल होता है जो सॉलिड होती हैं चीजें, जिसे छुआ जा सके। 3 सवाल और हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पे तो कहर उठा दिया करो यार।
शाबाश, बहुत 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 हार्ड, बहुत हार्ड। शाबाश, चलो एक एक करके आंसर बनाना शुरू करते हैं। एक्ट ऑफ किलिंग, देखो जिन भी ये जो शब्द लिखे ना CIDE, ये सब के सब बताते हैं एक ही तरह के शब्द को जो कि किलिंग है। तो ये तो पहले ही डिस्कशन से बाहर हुआ। पैट्री का मतलब होता है क्या चीज? फादर, ठीक है। फ्रेटरी का मतलब होता है ब्रदर। अच्छा मैं अगर पूछूं इस प्रेरी साइड का मतलब क्या होता है? पेरी साइड का मतलब क्या होता है, बताना मेरे भाई। अब तुम फंस गए बेटे। मैंने पूछा आप लोगों से पेरी साइड का मतलब क्या होता है, बताओ जरा। ये बालक से सवाल ना बताए जाते तुम लोगों से। पेरेंट्स की हत्या, बिल्कुल ठीक बताया है जी। और बताने वाले का नाम पढ़ के सुनाता हूँ, भूपाल, रवि, सोनू, दीपक, विकास। बहुत बढ़िया जी। पेरीसाइड, पेरेंट्स को मारने की। तो पेट्रीसाइड आपका ठीक हो गया। गवर्नमेंट रन्स इट्स एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू डिपार्टमेंट्स स्टाफ्ड बाय सिविल सर्वेंट, ठीक है ना। जो सिविल सर्वेंट से डिपार्टमेंट कंट्रोल किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ब्यूरोक्रेसी। बेटा इसको ना एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट्स में लिख कर दिखाओ मुझे। सारे के सारे बच्चे कमेंट्स में मुझे लिख कर दिखाओ। पेरी का मतलब पेरेंट्स ही होता है। सोरोरी साइड सिस्टर की किलिंग है। अब फालतू दिमाग ना लगा, जो कह रहा हूं वो बता बेटा। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग लिख कर दिखाओ सारे के सारे। तुम्हें उसकी कसम है जिसके लिए कल व्रत रखना चाहते थे। अब आप लोग ये सोचेंगे सर ब्यूरोक्रेसी क्यों लिखवाया जा रहा है हमसे? ब्यूरोक्रेसी इसलिए लिखवाया जा रहा है क्योंकि ये आप लोगों से स्पेलिंग टेस्ट में पूछा जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट स्पेलिंग टेस्ट में इसे गलत लिखकर आते हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है, इसकी स्पेलिंग पेपर में बार बार पूछी जाती है, ठीक है भाई। आगे लिखा है पर्सन हु डायरेक्ट्स प्रिपरेशन ऑफ अ न्यूज़पेपर, उसे हम एडिटर कहते हैं। ये डायरेक्शन देता है कि कौन सी खबर कहाँ लिखनी है, कहाँ छपनी है, किस खबर में कितना कंटेंट होना चाहिए, कितना हटना चाहिए। 24-25 पर आओ। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग को याद रखेंगे आप सभी, ठीक है। ये परीक्षा में पूछी जाती है। भगवान तेरी कृपा। क्वेश्चन 24 कहता है पर्सन हु डज नॉट थिंक और बिहेव लाइक एवरीवन एल्स बट हैज इंडिपेंडेंट अनयूजुअल ओपिनियंस। एक ऐसा इंसान जो अनयूजुअल ओपिनियन के साथ काम करता है और इंडिपेंडेंट, ठीक है जी। उल्टा बोल दिया मैंने। अ पर्सन हु डज नॉट थिंक, हाँ बिल्कुल ठीक बोला है। तो इसका मतलब इसे हम कहते हैं मेवरिक, ठीक है ना जी। अद्भुत व्यवहार वाला इंसान, ठीक है जी। आगे देखते हैं चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट। इस तरह के इंसान को हम क्या कहते हैं? इस तरह के इंसान को हम जीनियस नहीं कहते, इंटेलेक्चुअल नहीं कहते, इसे हम कहते हैं प्रोडिगी, ठीक है। इसे हम कहते हैं प्रोडिगी, ठीक है। ये एक तरह का विशिष्ट बालक होता है जिसके अंदर बहुत अच्छी प्रतिभा छिपी होती है, ठीक है जी। क्वेश्चन नेक्स्ट पर आओ। ये हमारे सामने स्पेलिंग टेस्ट है। चलिए फटाफट से स्पेलिंग टेस्ट भी बताएं और अर्थ भी बताएं। स्पेलिंग टेस्ट भी ठीक बताएं और साथ साथ अर्थ भी बताएं। डिबॉचरी और एक लिखा है इनोवेशन, दोनों का अर्थ भी बताना है और स्पेलिंग टेस्ट भी ठीक करके बताएं। डिबॉचरी, ये रहा आपकी तरफ से करेक्ट स्पेलिंग, डिबॉचरी। फाइन। इसका मतलब क्या होता है? इसको अगर हम अर्थ के आधार पर जोड़ना चाहें, डिबॉचरी का अर्थ क्या होता है? जी बिल्कुल, कहा जाता है बैड कैरेक्टर। इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द है जो लिटरेचर में यूज किया जाता है,
एक बहुत अच्छा वर्ड होता है, आई फॉरगॉट टू से, इनोवेशन। ये रही आपकी करेक्ट स्पेलिंग, इनोवेशन। इन का मतलब हुआ इनसाइड, NOV का मतलब हुआ न्यू, ठीक है, यानी कि जो अंदर से हमेशा नया हो। आप लोगों ने गाड़ी देखी है ना भाई, आप लोगों ने गाड़ी देखी होगी इनोवा। इनका मतलब इनसाइड और नोव का मतलब न्यू, यानी कि जो अंदर से हमेशा नई दिखाई दे, उसे गाड़ी का नाम है इनोवा। पैसेज आ गया है। पिछली क्लास में किसी स्टूडेंट को समझाने की कोशिश की थी कि भैया पैसेज होते हैं क्लास में, लेकिन फर्जी कमेंट करने का कोई हिसाब होता ही नहीं है बेटा, है ना। चलो, तो इस पैसेज को हम पढ़ने का काम करेंगे, फिर हल करने का काम करेंगे, हैं जी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सफर को। पे अटेंशन टू द पैसेज प्लीज। द सेविंग द सेविंग ऑफ सर्टेन वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है किसी को खत्म होना, किसी प्रजाति का खत्म होना। हैज फॉर मेनी ईयर्स बीन अ प्रॉब्लम फॉर जूलॉजिस्ट्स। जूलॉजिस्ट उन्हें हम कहते हैं जो लोग जंगल का अध्ययन करते हैं, वाइल्ड लाइफ का अध्ययन करते हैं, ठीक है जी। Problem for zoologists and other specialists, but more recently the problem has become so acute. Acute का मतलब होता है जिसका इलाज ना हो, यानी कि जो अपने आप में बड़ी सटीक बीमारी हो। Acute को हम बोलते, acute angle सुना होगा आप लोगों ने, है ना जी। सॉरी, आगे क्या लिखा है देखते हैं। So acute and has received so many publicity that most people are now concerned about it. This may at first seem strange, पहले तो ये अजीब लगता है, because one of the most gratifying developments of the last few years has been the passing of strict laws to protect wild animals. अब देखो यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि वाइल्ड लाइफ की जितनी भी मतलब प्रजातियां हैं, किसी तरीके से उनको बचाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो यहाँ इस पृथ्वी से खत्म ना हो जाएं, ठीक है जी। few years, आगे क्या लिखा था भाई, few years has been passing of strict laws का मतलब ऐसे कड़े कानून बनाने की बार बार कोशिश की जाती है जिससे जानवरों का जो बेवजह मारा जाना रोका जा सके। strict laws to protect wild animals and the consequent decline in the hunting of big game for sport। कुछ लोग खेल के लिए भी इन्हें मार डालते हैं, ये आप जानते ही हैं। Why is that some rare wild animals are still threatened with the extinction and even some of the less rare ones are rapidly declining in number? फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत जल्दी से जल्दी अगर आप देखें तो वाइल्ड एनिमल्स की संख्या बहुत ज़्यादा तेजी से गिरावट पर है। One reason is the march of civilization, यानी कि सिविलाइजेशन जो आगे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। When an area is wholly cleared of vegetation to make room for new towns, factory sites, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट, हाइड्रो मीन्स पानी और इलेक्ट्रिक आप जानते हैं, पानी से जो बिजली उत्पन्न की जाती है वो प्लांट। द नेचुरल होम of several species is destroyed. The displaced animal जो एनिमल वहां से जगह छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं must either migrate to another area और perish, या तो वो खत्म हो जाना पसंद करते हैं या फिर दूसरी जगह जाकर वो किसी तरह से सेटल होने की कोशिश करते हैं। Even the clearing of land for a road or an airfield may involve pushing back the jungle, and the smaller the area in which wild animals compete for living। छोटी जगह रहती है, जानवर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं अपने जीवन के लिए, और उसी वजह से जो जानवर है वो बहुत जल्दी सरवाइव नहीं कर पाते। तो ये हो गई बात हमारे सामने पैसेज की, और क्वेश्चन नंबर आपके सामने पहला पेश किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाट इज रेफर टू दिस मे एट फर्स्ट सीम स्ट्रेंज। तो ये हो गया हमारे सामने क्वेश्चन 28 के लिए। अपना आंसर बताएं, क्वेश्चन 28 के लिए आप क्या कहेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ सेविंग सर्टेन वाइल्ड एनिमल्स, हंटिंग, क्लियरिंग, एक्सटिंक्शन। बेसिकली जो दिस में की बात कही जा रही है, जो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि इनको बचाना कैसे। ए फॉर एप्पल 28 के लिए करेक्ट हुआ, ए फॉर एप्पल 28 के लिए करेक्ट हुआ। 29 क्वेश्चन नंबर हमारे सामने हाजिर है, पेश करते हैं दोस्तों। What is meant by pushing? पुशिंग की स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक करनी है। What is meant by pushing back the jungle? Pushing back the jungle का मतलब क्या हुआ, चलिए पढ़कर देखें। 29 के लिए आंसर बनाकर देखते हैं।
मूव जंगल अवे, जंगल को तो हटाया नहीं जा सकता, ए गलत हुआ। compete फॉर अ लिविंग, नहीं ऐसा नहीं कहा गया है। रिमूविंग द जंगल, बिल्कुल नहीं। सी फॉर चाइना बेहतरीन आंसर होगा कि हम वेजिटेशन को हटाते जा रहे हैं। पर्पस क्या है? वेजिटेशन को हम हटाते जा रहे हैं और हटाने का सिर्फ एक ही लालच है कि किसी तरीके से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वहां पर लाए जा सकें। सी फॉर चाइना करेक्ट हुआ। क्वेश्चन 30th की बात करते हैं। व्हाट हैज द पासिंग ऑफ स्ट्रिक्ट लॉज रिजल्टेड इन, कड़े कानूनों से क्या हो सकता है? 30th के लिए आंसर चुने। प्रॉब्लम जूलॉजिस्ट के लिए बन जाएगी? अरे नहीं यार, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, उनके लिए तो अच्छा होगा, है ना। बी ऑप्शन कहता है द डिक्लाइन ऑफ बिग गेम हंटिंग फॉर स्पोर्ट। हाँ, ये तो चीज काबू में आ जाएगी, लोग शौकिया जो जानवरों को मारने का खेल खेलते हैं वो रुक जाएगा। बस यही करेक्ट आंसर है आप लोगों के सामने। बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 32 पर काम करते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर एन एरिया टू बी होली क्लियर्ड? द मार्च ऑफ सिविलाइजेशन, शायद यही करेक्ट आंसर है, तो हमने पढ़ा भी है। मार्च ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का जो विकास होता है, जब सिविलाइजेशन बढ़ती जाती है, ठीक है जी, वही एक सबसे बड़ी वजह है, ठीक है। क्वेश्चन 32 पर आते हैं। द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रेटिफाइंग, ग्रेटिफाइंग का मतलब होता है जब आप किसी चीज को ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं, थैंक्स दिखाते हैं। तो थैंक्स दिखाने की बातचीत कौन से ऑप्शन में कही गई है जी? प्लीजिंग, सी फॉर चाइना। रिड्यूस, डिक्लाइन, दोनों नेगेटिव है, रिजल्ट परिणाम बताता है, तो प्लीजिंग इसके लिए करेक्ट आंसर बनता है। अगले पैसेज को पढ़ना शुरू करेंगे भाई, साथी सारे लोग। पहले थोड़ा सा आप पढ़ो, फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे। Let me read the passage for you. The word बेटा एक पढ़ने में ध्यान लगा ले, वरना मैं तुझे यहां से हटवा दूंगा, ठीक है। ये जो एक है नाम का बच्चा है, ये कमेंट कर रहा है, बेटा या तो पढ़ाई में ध्यान दे लेना, मैं तुझे यहां से हटा दूंगा परमानेंट, ठीक है। ये प्रैक्टिस बैच है और प्रैक्टिस बैच में प्रैक्टिस बैच ही मिलेगा ना तेरे को। सर अब की बार अगर ये कमेंट करता है तो प्लीज इसको थोड़ा साइड करिएगा। चलिए बच्चों, पढ़ने पे ध्यान देते हैं। मैं आपको इस पूरे के पूरे पैसेज को पढ़ना शुरू करूंगा। 2 लाइनें ही हैं बेटा, इकट्ठे ही पढ़ के सेट करते हैं इसको। द वर्ड द वर्ड पैट्रियटिज्म मीन्स लव फॉर वंस मदरलैंड। पैट्रियटिज्म का अर्थ बताया है, देशभक्ति की बात कही गई है। इट इज अ नेचुरल फीलिंग दैट ऑलमोस्ट एवरी पर्सन possesses। हर किसी इंसान के दिल में देशभक्ति होती है। इफ अ पर्सन हैज नो लव फॉर द मदरलैंड, ही मस्ट बी एज गुड एज डेड, मतलब उसका जीना मरने के समान होता है। लव ऑफ आवर कंट्री शुड बिकम अ मोटो। हमारे जीवन का पहला उद्देश्य होता है क्या भाई? अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए प्यार हो। The love for one's motherland is more significant than all other varieties of love। भाई पहले मातृभूमि के लिए प्यार, क्योंकि इस मातृभूमि, इस देश ने हमें सब कुछ दिया है। This love may be there because of the physical beauty of one's motherland। हमारे देश में फिजिकल ब्यूटी कितनी खूबसूरत है, आप देख सकते हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं। आप खूबसूरती को देखने के लिए जा सकते हैं। भारत में इतने खूबसूरत जगह है, इतने खूबसूरत स्थान है। जरा याद करें, जहाँ जो भी स्टेट में आप रहते हैं वहाँ आप अपने एरिया की खूबसूरती जानते हैं। This love may be there because of the physical beauty of one's motherland, its landscape, fertility, rich natural resources, but it is really a thing to be proud of। और हमें इस पर गर्व भी होना चाहिए, सच बात है। It instills, ये हमारे अंदर भरता है, कौन सी एक भावना को भरता है कि हम
ऑफ द ओननेस, ओननेस का मतलब होता है मालिकाना हक इन अ पर्सन, और ही और शी कम्स टू हैव एन इमोशनल बॉन्ड, ठीक है ना। एक इंसान के अंदर एक इमोशनल बॉन्ड बनता है, एक एक भावना जुड़ती है, ठीक है ना जी, ये भावनाएं भरता है हमारे अंदर पैट्रियटिज्म, ठीक है ना जी। जैसे अगर मैं आपको कहूँ, देखो आप कहीं पर भी रहते हैं, आप अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बिहार में, महाराष्ट्र में, कहीं पर भी रहते हैं, लेकिन जैसे ही आपको ये पता चलता है कि पाकिस्तान आपकी इस भूमि का 100 किलोमीटर तक का दायरा कब्जा रहा है, तो आपके अंदर एक भावना आती है, ठीक है ना। ऐसे कैसे, तो आगे लिखा हुआ इमोशनल बॉन्ड विद द लैंड ऑफ हिज और हर बर्थ, दिस लव दैट इज पैट्रियटिज्म इज अनटच्ड बाय सेल्फिशनेस, इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। On the other hand, a patriot is always prepared to make sacrifices for his or her country. अपने देश के लिए, अपनी भूमि के लिए वो हर पल बलिदान देने के लिए तैयार रहता है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं बच्चों, लिखा अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर क्या कहना चाहता है 33 के लिए। क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। तो पहला, ऑल कैन नॉट लव देयर कंट्री, ऐसा तो पैसेज में नहीं कहा है सर। सी ऑप्शन को देखते हैं, वन शुड लिव फॉर हिज मोटो, नहीं। वन शुड लव वन सेल्फ फर्स्ट, नहीं। बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर हो गया आप लोगों के लिए। क्वेश्चन 34 35 को देख लेते हैं। 34 का हार्ट डी फॉर दिल्ली आपके सामने करेक्ट आंसर होगा कि भाई ऑथर पैट्रियटिज्म को किससे नहीं जोड़ता है, ऑथर पैट्रियटिज्म को सेल्फिशनेस से नहीं जोड़ता, बाकी सभी जुड़ते हैं। The author feels that patriotism is not linked to selfishness. करप्शन का तो जिक्र ही नहीं है पैसेज में, तो करप्शन जैसी बात का जिक्र नहीं है, तो हम इसको लेकर कोई काम नहीं करेंगे। क्वेश्चन 35 कहता है अ पैट्रियट इज ऑलवेज, जो देशभक्त होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, रूल सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। बस 35 का सी फॉर चाइना ही बेहतर आंसर है, सेक्रीफाइस पैसेज में बताया गया है। 36 37 पर काम करते हैं। 36 को देखते हैं, वी कैन पे होमेज टू आवर, होमेज का मतलब होता है आप होमेज को आप हिंदी में कैसे जानते हैं, श्रद्धा पेश करना, ठीक है ना जी। होमेज का मतलब होता है श्रद्धा पेश करना, या फिर क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, सम्मान या इज्जत पेश करना। तो 36 कहता है वी कैन पे होमेज टू अ पैट्रियट्स बाय, कैसे पेश कर सकते हैं हम अपनी इज्जत। तो 36 के लिए, बिल्डिंग मेमोरियल्स इन देयर ऑनर, मेकिंग स्पीचेस इन देयर प्रेज, पब्लिशिंग देयर बायोग्राफीज, एमुलेटिंग देम। तो 36 के लिए एमुलेट का मतलब होता है उनके जीवन की नकल करना, जो उन्होंने किया वैसी नकल करना, तो यही एमुलेटिंग देम करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द वर्ड पैट्रियटिज्म, क्या हुआ पैट्रियटिज्म का सटीक अर्थ। 37 का ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर है। चलो भाई, कॉमन एरर के क्वेश्चंस हमारे सामने आ गए हैं, एक एक करके इनको सोल्व करते हैं। पहले आप एक बार इनको सोल्व करके दिखाओ फटाफट से। 38 39 40th। द मैनेजर टोल्ड द बॉयज दैट वन ऑट टू वर्क हार्ड टू अर्न। देखो वन जब भी सब्जेक्ट की तरह उठाया जाता है तो इसके लिए बेटा कोई और प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता, वन के साथ हम वन का ही यूज करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन 39 पर देखते हैं। द नाइल इज सेड टू बी द लॉन्गेस्ट देन। देखो बेटा कंपैरिजन की बात हो रही है, तो कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव डिग्री का आप यूज करेंगे, और आप मेंशन करते अच्छे लगेंगे, लोंगर देन ऑल अदर रिवर्स, ठीक है भाई। अगला सवाल हमारे सामने पेश होता है। एक मिनट रुको, गड़बड़ हो गई। और गड़बड़ क्या हो गई, जब इसने यहाँ सुपरलेटिव डिग्री यूज की है, ठीक है ना, तो सभी की सभी बातचीत हो गई है, तो पहले इस देन को हटाकर यहाँ ऑफ लगाओ, क्योंकि सभी से जिक्र कर रहा है ये ऑल, और ऑल के साथ अदर का यूज कभी नहीं होता। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑफ ऑल द रिवर्स, ठीक है जी। माफ कीजिएगा, जल्दबाजी में हमने आंसर गलत मार्क किया। 39 का करेक्ट आंसर जो हो रहा है वो हो गया बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। एवरीथिंग आर, एवरीथिंग तो सिंगुलर होता है, तो एवरीथिंग आर ना होकर एवरीथिंग इज, ठीक है जी, एवरीथिंग इज। 41 42 का आंसर बनाए फटाफट से। बेटा पुनीत पढ़ाई पे ध्यान दो। क्वेश्चन 41 का आंसर देखो, बटा फटाफट से बनाओ। द थीफ ब्रोक इन नहीं होता है, ब्रोक इनटू होता है, यानी कि जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाना। इसे हम हिंदी में कहते हैं सेंध लगाना, जबरदस्ती किसी इंसान के घर में घुस जाना,
ठीक है ना जी। इट इज डिफिकल्ट टू लेट गो ऑफ बैड मेमोयर्स। मेमोयर का मतलब क्या होता है बताओगे जरा? मेमोयर का मतलब क्या होता है? ये तो बिल्कुल ही गलत शब्द है भाई। मेमोयर का मतलब होता है जब आप किसी की याद में कुछ लिखते हैं। ठीक है भाई। मेमोयर का मतलब होता है जब आप किसी की याद में कुछ लिखते हैं। ठीक है जी। और ऑफ की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है। लेट गो बैड मेमोयर्स। ठीक है जी। द मैनेजर बिगेन टू डाउट द ब्लैंक ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। ठीक है जी। क्रेडेंशियल्स, क्रेडिट चांसेस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उलझ हो गई इस पर। बताओ 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 43 का आंसर क्या करोगे? क्रेडिट और क्रेडिट दोनों एक ही तो अर्थ दे रहे हैं, हाँ या ना? क्रेडिट और क्रेडिट्स दोनों एक ही अर्थ दे रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। क्रीडेंशियल, क्रीडेंशियल हम कहते हैं, जैसे क्रीडेंशियल आप कहते हैं तो जो चीज आप किसी के लिए कॉन्फिडेंशियल मानकर चलते हैं। जैसे कोई पासवर्ड आपके पास है तो पासवर्ड है तो वो आपका क्रीडेंशियल है। ठीक है ना जी। यानी कि जिस चीज का आप रहस्य कहते हैं वो इंसान उसके भरोसे वाली चीजों पर यकीन नहीं करता। क्वेश्चन 44 को देखते हैं। क्वेश्चन 44 को देखते हैं। यू शुड ब्लैंक अपॉर्चुनिटी व्हेन इट कम्स। ठीक है। देखता हूं कौन सा बच्चा करेक्ट आंसर बताता है। फोर्टी फोर का करेक्ट आंसर बताओ बेटा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। देखो बेटा, इस चीज का मतलब होता है किसी चलती हुई चीज को रोक देना। जैसे गाड़ी चल रही है आप उसे रोक देते हैं, ये सीज होता है। सेंस का मतलब एहसास करना। साइज का मतलब आकार होता है। और इस चीज का मतलब होता है पकड़ लेना। ठीक है ना। इस चीज को अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इसका अर्थ हो गया ग्रैब। ठीक है। इस चीज का मतलब होता है स्टॉप। ठीक है। तो यहां पर बेसिकली आपको ग्रैब करने का अर्थ बताना है। 45, 46, 47 we must blank ourselves to changing circumstances। हमें अपने आप को वो जो हालात हैं उसके अकॉर्डिंग परिवर्तन कर लेना चाहिए। तो यहाँ अडेप्ट की बात होनी चाहिए। अडेप्ट का इनफैक्ट मतलब होता है चेंज। यू शुड स्टार्ट ब्लैंक, यू आर लाइकली टू मिस द ट्रेन। ठीक है जी। तो यहाँ इनफैक्ट इंडीड नहीं, अदरवाइज। ठीक है जी। भाई टाइम से चल पड़ो, नहीं तो तुम क्या करोगे, अपनी ट्रेन को मिस करोगे, अदरवाइज। ठीक है जी। द हॉकर्स, हॉकर होते हैं ठेले लगाने वाले, आर सेलिंग देयर ब्लैंक इन द स्ट्रीट। ठीक है जी। क्या बेच रहे हैं वो? वायर बेच रहे हैं? नहीं। वियर बेच रहे हैं? नहीं। वॉर्न? नहीं। क्या बेच रहे हैं? वेयर, बर्तन बेच रहे हैं। ठीक है जी। वेयर बर्तन को बोलते हैं, पतीलों को बोलते हैं भाई साहब। ठीक है जी। यहां तक का मामला सेट हो गया भाई। चलो तो अगले ही 2-4 सवाल रह गए हैं बस। लो तो भाई सिनोनिम बताओ। ट्रेड का मतलब व्यापार हुआ, और विसिट्यूड का मतलब होता है जो जीवन के उतार चढ़ाव हैं। विसिट्यूड का मतलब होता है लाइफ का टफ टाइम। आंसर बनाओ बच्चों। 48 के लिए सिनोनिम आपकी तरफ से हो गया है क्या चीज? डिनंसिएशन। डिनंसिएशन यानी कि किसी चीज को, किसी काम को छोड़ देना, किसी भी प्रक्रिया को छोड़ देना। विसिट्यूड का मतलब जीवन के उतार चढ़ाव। ठीक है जी। मिसफॉर्चून, सरप्राइजेस, सोरोज या चेंजेस। सिनोनिम बताने हैं ना। ओ वही तो मैं कह रहा था, सिनोनिम की बात है, तभी तो हम सिनोनिम मार्क करते आ रहे हैं। आफ्टर फोर चूज द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस। हाँ जी। विसिट्यूड का मतलब क्या हुआ? चेंजेस। ठीक है। फाइन। ट्रेड का मतलब ये नहीं है यार, ये ट्रेड का मतलब टायरेड आपको कहना होगा। ठीक है जी। टायरेड आपको कहना होगा। ये स्पेलिंग गलत है, यही तो दिमाग खराब हुआ अपना। ये टायरेड होना चाहिए। टायरेड का मतलब होता है किसी चीज की आलोचना। आप इसे हिंदी में यहां पर लिख लेना। टू स्पीक इल ऑफ अदर्स, दूसरों के बारे में बुरा कहना। टू स्पीक इल ऑफ अदर्स। ठीक है। आखिरी सवाल, सर्कमस्क्राइब्ड। देखो जी, इसको तोड़ सकते हैं। स्क्राइब का मतलब होता है लिखना। सरकम का मतलब होता है गोल,
लिमिटेड, डिस्ट्रॉयड, एंटेंगल्ड, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? एंटेंगल्ड, जो अपने आप में उलझा हुआ हो, घुमा फिरा कर। एक मिनट रुको, गड़बड़ कर दी हमने। जब हमने इसको गोल घुमा दिया है और इसके अंदर जब अपनी चीजों को लिख दिया तो ये लिमिट में डाल देना, ये करेक्ट इसका मीनिंग हो गया। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है? सुना होगा आप लोगों ने। सरकम लोक्शन का मतलब क्या होता है? घुमा फिरा कर बात करना, यानी कि वो फेंस जो चारों ओर घुमाई जाती है गोलाकार में। सरकमस्क्राइब का मतलब है एक लिमिट तैयार करना लिखकर किसी चीज के लिए। लिमिटेड इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, इसका लिमिटेड करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आज के सफर को हम यहीं तक लेकर चलेंगे। ठीक है, टायरेड था बच्चों, ट्रेड नहीं था, टायरेड था। ठीक है, तो मस्ती के साथ पढ़ें, तैयारी करते रहें। गुड नाइट, लव यू ऑल, टाटा। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन।